पिछले 5 सालों में 2000 कंपनियां वेस्ट बंगाल को छोड़ चुकी है। इवन की लेट रतन टाटा ने भी साल 2008 में अपना नैनो प्रोजेक्ट बंगाल से गुजरात शिफ्ट किया था। 1947 में वेस्ट बंगाल 24% नेशनल इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन आज 24% से घटकर 3.5% रह गया है। बंगाल वो स्टेट था जहां हर फील्ड के लीजेंड आते थे। राजा राम मोहन रॉय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुचित्रा सेन, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सत्यजीत रे, कितने सारे लीजेंड हैं जो बेसिकली बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। अरे भाई, मुगल एम्पायर में यानी 16-17 सेंचुरी में बंगाल दुनिया का सबसे रिचेस्ट रीजन हुआ करता था। इवन आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे भूल सकते हो। पूरे एशिया के एक्सपोर्ट होने वाले टेक्सटाइल में 50% और रॉ सिल्क का 80% अकेले बंगाल प्रोड्यूस कर देता था। ढाका का मुस्लिन और मालदा और मुर्शिदाबाद का मलमल, ये ऐसे कपड़े थे जो उस समय पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ करते थे। एक समय में वुमेन एम्पावरमेंट पे चर्चा करने वाले इसी स्टेट में चाइल्ड मैरिजेस हो रही है। ये स्टेट 3rd रैंक करता है। इवन अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में कितना भयंकर रेप केस हुआ, इस वीडियो में मैंने डिटेल में बात की है, आप एक बार जाके जरूर देखो। बंगाल में आज सबसे ज्यादा बेगर्स पाए जाते हैं। मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि जिस स्टेट में इतने सारे लीजेंड हुए हों, वो स्टेट में सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का हाल बद से बदतर है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं बंगाल का डाउनफॉल। 7th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स भारत में व्यापार करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बंगाल तक पहुंचते हैं और बंगाल को कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और फाइनली 757 में ब्रिटिशर्स और बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के बीच बैटल ऑफ प्लासी होती है। ब्रिटिशर्स इस वॉर को जीत जाते हैं और पूरे बंगाल पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर्स ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और यहीं से शुरू होता है बंगाल का शोषण, बंगाल का एक्सप्लॉइटेशन। उस समय बंगाल जूट, कॉटन, राइस और इंडिगो का बहुत बड़ा ट्रेडर हुआ करता था। तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि हेवी टैक्स वगैरह लगाकर यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगे। इन्हें फ्री में टेक्सटाइल, कॉटन और इंडिगो मिल रहा था। ये सब कुछ ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट कर करके खूब पैसे कमाते थे। ये इतने ज्यादा चालाक थे कि फार्मर पर प्रेशर डालकर प्रोडक्शन करवाते थे और रॉ मटेरियल को बाहर ले जाते थे और फिनिश गुड्स को यहाँ पे लाते थे और उसे महंगे दामों पर बेचते थे। ये ब्रिटिशर्स मुगल से भी एक कदम आगे थे। एटलीस्ट मुगल एरा में ये किसानों की मजबूरी समझते थे। अगर नेचुरल डिजास्टर होता तो टैक्स कम बेसी हो जाता था, लेकिन इन अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता था। इवन की लोड कार्नवालिस फिक्स टैक्सेशन लाता है, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या फिर कुछ भी हो। इन्होंने जो एक फिक्स्ड अमाउंट सेट किया है वो इनको चाहिए तो चाहिए, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या फिर चाहे कुछ भी हो। और इन ब्रिटिशर्स का हेल्प करते थे जमींदार। ये जमींदार किसानों को हाई रेट पर लोन देते थे। अगर किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से प्रोडक्शन नहीं हुआ, जाहिर सी बात है कि किसानों का प्रॉफिट तो होगा नहीं, उनका लॉस ही होगा। तो वैसे में जब ये किसान उनका लोन नहीं चुका पाते थे तो इनकी जमीनों को भी जबरदस्ती हड़प लिया जाता था, इनके जमीनों को छीन लेते थे और बेचारे ये किसान कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज है जो इन अंग्रेजों का तारीफ करना चाहिए कि इन अंग्रेजों ने हमारे देश भारत में रोड्स बनवाए, पोर्ट्स बनवाए, रेलवे बनवाए, इंडस्ट्री लगवाए। अंग्रेजों ने सोचा होगा चलो हम बंगाल के इतना सारा रिसोर्सेस ले रहे हैं तो हम बंगाल को डेवलप कर देते हैं। नहीं, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। आपको लगता है कि इन अंग्रेजों ने बंगाल को इसलिए डेवलप किया? तो दरअसल बात यह है कि इन्होंने बंगाल को डेवलप इसलिए किया ताकि इनका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके, ये बंगाल को ज्यादा से ज्यादा लूट सके। आप लोगों का जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना कि अंग्रेजों ने भारत को खूब दिया, वो भारत को दिया नहीं बल्कि भारत के रिसोर्सेज को लूटने के लिए वो किया। और इसका नतीजा था बंगाल फैमिन। ये कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं हुआ था, ये मैन मेड था। आई थिंक मुझे कहना चाहिए कि ये ब्रिटिशरों का देन था। एक्सप्लेन करता हूं मैं। द ग्रेट बंगाल फैमिन 1770 में अप्रॉक्स 10 मिलियन लोग मारे गए थे। 1/3 ऑफ बंगाल पॉपुलेशन खत्म हो गया था। रीजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेवी टैक्स इम्पोज किया था। दीवानी राइट्स को जब 765 में मुगल से ग्रांट किया गया तो इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए।
इन लोगों ने किसानों पर भर भर के टैक्स लगाया, आम लोगों पर टैक्स लगाया। 1769 में अनसीजनल रेनफॉल और फ्लड आया था, जिसमें इनका क्रॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अर्निंग तो हुआ नहीं, इनफैक्ट लॉस ही हुआ। ऊपर से इन्हें टैक्स भी देना पड़ा, और अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए ये अपना जमीन तक बेच देते थे, ये अपना सोना चांदी ज्वेलरी वगैरह सब बेच देते थे। उस समय बंगाल की इकॉनमी पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई थी, इंडस्ट्री वगैरह सब के सब बंद हो गए। इवन 1943 में सेम चीजें फिर रिपीट होती है। इस बार की भूखमरी में 3 मिलियन लोग मारे जाते हैं। इस बार क्या होता है कि बंगाल में 1942 में एक भयंकर साइक्लोन आता है, जिसमें चावल की खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इवन कि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था। तो ये अंग्रेज क्या करते थे कि उस समय बंगाल में जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा था, वो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे मिलिट्री को भेज देते थे। ये जो डिनाइल पॉलिसी था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंग्रेज इस पॉलिसी को बनाते वक्त गांजा पी रहे थे। इन अंग्रेजों को डर था कि जो जापान जिस तरह से अपना एक्सपेंशन कर रहा है, वो भारत तक भी आ सकता है। तो भैया इन अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम सारा खेती को जला देते हैं, वोट्स वगैरह सबको तोड़ देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे जब ये जापान वाले यहाँ पर आए तो इन्हें कुछ ना मिले, बाबा जी का ठेंगा मिले। इस वीडियो में मैंने जापान के एक्सपेंशन और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात की है, तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देखो। और इस वीडियो में आप बंगाल फेमिन का एक कंप्लीट चैप्टर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, अब 1947 आ चुका है और भारत आजाद हो चुका है। हमारे देश के नेताओं ने भी बंगाल को बर्बाद करने में इतना सा भी कसर नहीं छोड़ा है। बताता हूँ कैसे। 1947 के बाद जितना भी पावर था वो भारत सरकार और राज्य सरकार के पास आ जाता है। एक चीज आप समझना कि उस समय सेंट्रल में भी और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी। जो बचा कुचा कैश क्रॉप थे उसको एक्सपोर्ट करके अर्निंग होती थी, उससे बंगाल का रेवेन्यू होता था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर था उसको ही कम कर दिया, और पार्टीशन के बाद जो बंगाल में रिफ्यूजी हैं उन्हें भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। इसके अलावा 2006 में लेट रतन टाटा ने बंगाल के सिंगूर में 1000 एकड़ में नैनो प्लांट लगाए थे। इनफैक्ट कंप्लीट होने ही वाला था, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था। मतलब टाटा नैनो जो प्लांट था वो बनकर बस खत्म ही होने वाला था। लेकिन ममता बनर्जी ने किसानों के साथ मिलकर एक मोर्चा चलाया और जमीन वापस करने की मांग करने लगी। इस प्रोटेस्ट की वजह से साल 2008 में सर रतन टाटा को अपना प्लांट बंगाल से गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने रतन टाटा का स्वागत रेड कारपेट से किया था। इससे ममता बनर्जी को फायदा ये हुआ कि प्रोटेस्ट से पहले ममता बनर्जी को उस जगह से एक भी सीट नहीं मिलता था, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद उन्हें 19 सीट मिले थे। बंगाल की स्थिति आपको सिर्फ एक लाइन में पता चल जाएगा कि पिछले 5 सालों में 2200 कंपनियां बंगाल को छोड़ चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में 31,000 न्यू कंपनियां रजिस्टर हुई है। आप ही बताओ कि ज्यादा जॉब क्रिएट कौन स्टेट करेगा, ज्यादा किस स्टेट से लोग माइग्रेट करेंगे, किस स्टेट का इकोनॉमी बेहतर होगा। आप एक बेहतर इंसान बनो, एक बेहतर लीडर को चुनो। और आशा करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।